वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का। मैं डॉक्टर मोहम्मद उज़ैर। थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिकली थर्मो का बेसिक इंट्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखा। आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा एडवांस चलने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि एक सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के बाद कैसे हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि स्टेट होती क्या है। जब हम बात करते हैं स्टेट की, तो स्टेट की सिंपल डेफिनेशन है अ सेट ऑफ फिक्स प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि कोई भी करेक्टरिस्टिक सिस्टम की उसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अगर आपके पास प्रॉपर्टी फिक्स रहेंगी किसी भी सिस्टम की, तो उसको हम स्टेट डिफाइन करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक डिस्टेंस स्टैंडर्ड डिवाइस है। हम इस डिवाइस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हमारे पास यहाँ पे 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं। मास है, टेम्परेचर है और वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम। अब जब तक ये तीनों प्रॉपर्टी फिक्स रहेंगी तब तक ये एक स्टेट कहलाएगी। स्टेट कब रहेगी? जब तक ये प्रॉपर्टीज फिक्स रहेंगी, मीन्स कि इनकी प्रॉपर्टीज में किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी वजह से भी कोई एक प्रॉपर्टी कोई एक भी प्रॉपर्टी चेंज होती है, लेट्स सपोज ये वाला मैथ्स देखें, दोनों केसेस में सेम है, टेम्परेचर सेम है, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो चुका है। अब क्योंकि हमारे पास नया वॉल्यूम आ गया और प्रॉपर्टी चेंज हो गई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो अब हमारे पास एक नया सेट ऑफ फिक्स प्रॉपर्टी हमें मिल रहा है। ये हमारे पास स्टेट नंबर 2 है। तो अब हमारे पास दो डिफरेंट स्टेट्स आ गई। तो ये हमारे पास एक सिस्टम लेकिन दो डिफरेंट स्टेट के साथ शो हो रहा है। याद रखिएगा कि स्टेट के लिए फिक्स प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि थर्मोडायनेमिक्स हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट पे बात करता है। थर्मोडायनेमिक्स हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट्स की बात करता है। अब अगर इक्विलिब्रियम स्टेट की बात कर रहा है, तो प्रॉब्लम ये है कि स्टेट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फिक्स होनी चाहिए जिनकी मदद से हम इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर सकें। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके पास अगर 1000 प्रॉपर्टीज अंदर सबके सब हम सेम या फिक्स करवा सकें। तो हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चेक करनी है जिसकी बेस पे हम स्टेट को डिफाइन कर सकें। नॉर्मली थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इक्विलिब्रियम स्टेट्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि हमारे पास इक्विलिब्रियम सिंपल स्टेट ऑफ बैलेंस। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन कौन सी हैं? हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप की इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं। अब ये 4 जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हैं, इनको डिस्कस करना जरूरी है। हमारे पास जो फर्स्ट इक्विलिब्रियम टाइप है, इसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम मींस आपके पास सिस्टम के अंदर टेम्परेचर थ्रू आउट सेम रहे। अगर आपके पास सिस्टम का टेम्परेचर थ्रू आउट सेम है तो थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। मीन्स कि टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं आनी चाहिए अगर आप एक स्टेट की बात कर रहे हो तो। सेकेंड इक्विलिब्रियम हमारे पास, इसको हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मीन्स कि आपके पास सिस्टम के अंदर किसी भी पॉइंट पे प्रेशर चेंज ना हो। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इफ देयर इज नो चेंज इन द प्रेशर, किसी किस्म का प्रेशर में चेंज नहीं आना चाहिए। तीसरी स्टेट हमारे पास है, इसको हम कहते हैं फेज इक्विलिब्रियम। पहले दो आसान है लेकिन इसको समझना थोड़ा सा ट्रिकी है। फेज इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम की स्टेटमेंट ये है कि अगर आपके पास एक सिस्टम है और इसमें दो या दो से ज्यादा फेजेस हैं, फेजेस मींस सॉलिड, लिक्विड या गैस, और 3 डिफरेंट टाइप के फेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड या फेज, सॉलिड, लिक्विड या गैस। अब हमारे पास अगर दो फेजेस हैं और एक सिस्टम के अंदर और उनके अपने मासेस हैं, अब जब तक इनके मासेस कांस्टेंट रहेंगे तब तक वो फेज इक्विलिब्रियम कहलाएगा।
लेट्स सपोज मेरे पास एक सिस्टम है। अब एक सिस्टम है, लेट्स सपोज एक गिलास है या एक प्रेशर सिलेंडर डिवाइस है या एक कंटेनर है, और उसके अंदर वाटर फिल अप हुआ हुआ है। लेट्स सपोज पानी है प्लस उसमें ऑयल फिल अप हुआ हुआ है। अब ये पता है कि पानी और ऑयल मिक्स नहीं होते। अब अगर ये मिक्स ना हो तो सिस्टम के अंदर ऑयल का मास और पानी का मास कांस्टेंट रहेगा और वो चेंज नहीं होगा। तो ये फेज इक्विलिब्रियम हो गया। लेकिन लेट्स सपोज आपके पास एक गिलास है पानी का, उसमें आपके पास लिक्विड वाटर है प्लस उसमें आपके पास आइस भी है। अब अगर मैं केमिकल फार्मूला देखूं तो दोनों का केमिकल फार्मूला H2O है। दोनों पानी ही है बेसिकली, एक लेकिन फेजेस दोनों के डिफरेंट है, एक लिक्विड में है और एक गैस में है, सॉरी एक सॉलिड में है। एक सॉलिड में है एज आइस और आपके पास लिक्विड है एज अ वाटर। अब जब तक इनके मास कांस्टेंट रहेंगे ये फेज इक्विलिब्रियम में रहेंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, जो आइस है जो सॉलिड है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और उसका मास जो है वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से फेज इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाएगा। अब अगर फेज इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो रहा क्योंकि मासेस चेंज हो रहे हैं, तो आपकी स्टेट डिफरेंट हो जाएगी। लास्ट हमारे पास इक्विलिब्रियम केस है, इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम आसान है, सिंपल। इसमें एक है आपके पास सिस्टम के अंदर जितने भी फेजेस हैं या जो भी मैटर है उनके अंदर किसी किस्म का केमिकल रिएक्शन नहीं हो पा रहा। केमिकल रिएक्शन नहीं है तो सिंपल आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो किसी भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए आपको चारों इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना लाजमी है। स्टेट और इक्विलिब्रियम के बाद हमारे पास जो टॉपिक है ये है स्टेट पोस्टुलेट। स्टेट पोस्टुलेट बहुत ही आसान चीज़ है। बेसिकली जब आपके पास कोई भी एक स्टेट हो और उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हों, तो आपको कितनी प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड हैं उस स्टेट को, उस स्टेट की रिमेनिंग प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करने के लिए या उसको फिक्स करने के लिए। सिंपली द स्टेट ऑफ अ सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम is completely specified by two independent intensive properties। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये कि स्टेट ऑफ सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम। सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम क्या है? सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम किसी भी किस्म के इलेक्ट्रिक वर्क, मैग्नेटिक वर्क, रोटेशनल इफेक्ट्स, मोशन और सरफेस टेंशन के इफेक्ट्स को निगलेक्ट करते हैं। मीन्स कि हम सिंपली थर्मोडायनेमिक वर्क को स्टार्ट कर रहे हैं या फिर सिंपल हम एनर्जी को देख रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ हीट या वर्क हो। हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक वर्क, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल मोशन और सरफेस टेंशन के इफेक्ट को नहीं पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम कहलाता है। अब अगर आपके पास कोई भी सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम है और उसकी कोई स्टेट है, तो उसको अगर आपने कंप्लीटली स्पेसिफाइड करना है या कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है या कंप्लीटली फिक्स करना है, तो आपको दो इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड हैं। इंटेंसिव मीन्स के ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड ना करें या साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड ना करें। और साथ साथ एक वर्ड है इंडिपेंडेंट, मीन्स के जो दो प्रॉपर्टीज आप सिलेक्ट करो वो आपस में भी इंडिपेंडेंट हों, ये ना हो कि वो दोनों प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही हों। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज कुछ केसेस में डिपेंडेंट होती हैं और कुछ में इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक वाटर है लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हैं, या इवन गैस के फॉर्म में भी प्रेशर और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होंगी। लेकिन जब फेज चेंज की बात होती है तो फेज चेंज के दौरान लेट्स सपोज अगर मेरे पास टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेयर है, तो नॉर्मली हम कहते हैं कि हमारे पास पानी जो है वो 100 डिग्री पे बॉयल होना शुरू हो जाएगा। अब अगर हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर है तो 100 पे होगा, तो इसका मतलब है कि प्रेशर, इस प्रेशर के अगेंस्ट में इसी टेम्परेचर पे पानी बॉयल होगा। तो इस केस में जब फेज चेंज होगा तो टेम्परेचर और प्रेशर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज नहीं रहेंगी, बल्कि डिपेंड कर रहे होंगे एक दूसरे पर। और ड्यूरिंग फेज चेंज टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए हम ऐसी प्रॉपर्टी सिलेक्ट करते हैं जो इंडिपेंडेंट भी हो और इंटेंसिव भी हो। तो ये सिंपल सी स्टेटमेंट है इसकी कि आपके पास किसी भी सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए दो इंटेंसिव इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज चाहिए हैं। ना अगर हम इस आगे चलें, इसके बाद हमारे पास टॉपिक है प्रोसेस एंड साइकिल का।
नॉर्मली अगर आपके पास एक स्टेट है और आप दूसरी स्टेट पे मूव कर रहे हो, अगर किसी भी एक स्टेट की प्रॉपर्टी कोई भी चेंज हो गई और दूसरी प्रॉपर्टी आपको मिल गई, तो बेसिकली एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट होने के लिए आपको एक प्रोसेस की जरूरत होती है। सिंपल एनी चेंज दैट अ सिस्टम अंडरगोज फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड प्रोसेस। तो प्रोसेस का होना जरूरी है स्टेट को चेंज होने के लिए। और प्रोसेस के साथ साथ हमारे पास पाथ भी होता है। पाथ मीन्स कि आपके पास द सीरीज ऑफ द स्टेट्स थ्रू व्हिच द सिस्टम पासेस ड्यूरिंग अ प्रोसेस। अब अगर आपको एक स्टेट है, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक डायग्राम है, इसमें अगर गौर से देखें तो हमारे पास एक स्टेट वन है और एक स्टेट टू है। अब स्टेट वन और स्टेट टू दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं। अगर लेट्स सपोज इस पॉइंट पर स्टेट वन पर ये एक प्रॉपर्टी तो एक प्रॉपर्टी ये थी, और इस फाइनल स्टेट पे एक प्रॉपर्टी ये मिल रही है और एक प्रॉपर्टी ये मिल रही है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपके पास हर पॉइंट के ऊपर प्रॉपर्टी ए और प्रॉपर्टी बी दोनों चेंज होती जा रही हैं। तो आपको एक कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी चेंज मिल रहा है अप टू एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंचने तक। तो ये जो आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं, इनको हम पाथ कहते हैं। तो हम सिंपली जितनी भी डिफरेंट स्टेट्स मिलती हैं दो इक्विलिब्रियम स्टेट के दरमियान, उन सबको कंबाइन करके एक पाथ बना देते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रोसेस डिफाइन करना है तो आपको इनिशियल और फाइनल स्टेट का पता होना चाहिए। साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इसका पाथ कौन सा फॉलो कर रहे हैं, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सराउंडिंग के साथ इसकी इंटरेक्शन कैसी है। प्रोसेस की जब बात करते हैं तो प्रोसेस के अंदर हमारा जो सबसे फर्स्ट प्रोसेस जिस जो कि आइडियल प्रोसेस है, ये है हमारे पास कॉजी इक्विलिब्रियम प्रोसेस। कॉजी इक्विलिब्रियम प्रोसेस टोटली एक आइडियल साइकिल एक आइडियल प्रोसेस है, और इसको हम एज अ रेफरेंस यूज करते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि इसमें इस प्रोसेस में आपके पास सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। अब मसला ये कि आपके पास प्रोसेस भी है जिसके अंदर आपने स्टेट चेंज भी करनी है, और आपका सिस्टम हमेशा क्लोज टू इक्विलिब्रियम रहेगा। अब ये पॉसिबल सिर्फ उसी वक्त है जब सिस्टम बहुत स्लो मूव कर रहा हो। जैसे डायग्राम में आपको शो हुआ है कि एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, इसमें एक पिस्टन मूव कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन ये बहुत स्लो मूव कर रहा है। ये स्लो मूव करेगा तो आपकी स्टेट नंबर वन और स्टेट नंबर टू के दरमियान इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। फिर स्टेट नंबर टू, स्टेट नंबर थ्री, स्टेट फोर, स्टेट फाइव एंड सो ऑन, आपके पास इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको बहुत स्लो मूव करना है। जब भी हमारे पास प्रोसेस होगा तो हम नॉर्मली करते क्या हैं, हम इस प्रोसेस को किसी डायग्राम के ऊपर शो करने की कोशिश करते हैं। हम प्रोसेस डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और प्रोसेस डायग्राम में हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। कॉमनली जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं प्रोसेस डायग्राम में, वो वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, और कभी कभी एंट्रोपी भी है जो आप बाद में पढ़ोगे। तो हमारे पास प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम वगैरह की डायग्राम्स बनाई जाती हैं, और उसकी बेस पे हम प्रोसेस डायग्राम शो करते हैं। ये आपका एक डायग्राम है, इसमें हम देखें तो हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है। ये ब्लैक वाला हमारे पास एक सिलेंडर है और ये एक पिस्टन है। ये पिस्टन इनिशियली इस पॉइंट पे है। ये सिस्टम जो हमारे पास है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस सिस्टम में कोई भी गैस फिलअप हुई हुई है, और यहाँ से प्रेस को कंप्रेस करके यहाँ पे लेके गए हैं। इस सिस्टम के अंदर आपके पास गैस होगी, लिक्विड नहीं होगा, क्योंकि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस है, और इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस की डेंसिटी कांस्टेंट होती है और उसको आप इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। तो पिस्टन सिलेंडर डिवाइस के अंदर आपको ज्यादातर गैस मिलेगी। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास यहाँ वॉल्यूम, एक कोई भी इनिशियल वॉल्यूम है V1, और उसका कुछ प्रेशर है। इस इनिशियल स्टेट से जब हम पिस्टन को मूव कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूस। हमको डिफरेंट स्टेट्स मिल रही हैं, और फाइनली ये पॉइंट नंबर 2 पे पहुंच गया। हमने इन सब स्टेट्स को कंबाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर ली जिसको पाथ कहते हैं। ये इनिशियल पॉइंट और ये हमारा फाइनल पॉइंट। तो हमें किसी प्रोसेस को शो करने के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट चाहिए, और हमें पाथ लाइन चाहिए।
तो ये हमारे पास एक डायग्राम बन गई या एक कर्व बन गया। तो इस तरह के कर्व्स को हम पीवी कर्व्स कहते हैं। अब नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ बेसिक प्रोसेस हैं जो हमने कहीं ना कहीं पढ़े हुए जरूर होंगे। लाइक हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स कि आपके पास एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। अगर स्टेट चेंज हो रही है, आपके पास प्रोसेस है और टेम्परेचर सिस्टम का कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो दूसरा प्रोसेस है जिसको हम आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट रहता है। और एक हमारे पास मजीद प्रोसेस है जिसको हम आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास जब स्टेट चेंज हो रही है या प्रोसेस हो रहा है तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा सिस्टम का। तो सिस्टम का अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबैरिक, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक प्रोसेस आपको मिलेगा। इन प्रोसेस के अलावा एडियाबैटिक प्रोसेस भी हैं। मीन्स कि ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी किस्म का हीट ट्रांसफर नहीं होगा इनसाइड और आउटसाइड सिस्टम के। इन प्रोसेस के अलावा हम एक और प्रोसेस को यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, जो है हमारे पास स्टेडी फ्लो प्रोसेस। स्टेडी फ्लो प्रोसेस में अगर आप देखें तो इसमें एक वर्ड है स्टेडी और एक है फ्लो। स्टेडी मीन्स कि किसी किस्म का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं होगा, नो चेंज विद रिस्पेक्ट। सो अगर आपके पास किसी किस्म का चेंज नहीं है टाइम में तो स्टेडी, और इस तरह के प्रोसेस को हम स्टेडी फ्लो कहते हैं। स्टेडी फ्लो प्रोसेस के लिए फ्लो का होना जरूरी है, क्योंकि हम नॉर्मली फ्लो ही को देख रहे हैं। अगर फ्लो है तो इसका मतलब हमारे पास ओपन सिस्टम है। ये एक एग्जांपल है, हमारे पास कहीं पर भी एक इनलेट है और एक आउटलेट है। अगर आप देखें तो फर्स्ट जो अपर डायग्राम है इसमें टाइम है 1 बजे दोपहर के, और इस वक्त इस पॉइंट पर इनलेट पे जो टेम्परेचर हमें मिल रहा है वो है 300 डिग्री सेल्सियस का, और आउटलेट पे हमें मिल रहा है 150 का, इस कॉर्नर में 250 और यहाँ इस कॉर्नर पे हमें 200 मिल रहा है। अब क्योंकि हमने टाइम चेंज कर दिया, हमने फ्रॉम 1 PM टू 3 PM कर दिया, टाइम चेंज करने के बावजूद अगर देखें तो उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर, उन्हीं पॉइंट्स पे जहां पहले की बात की थी, उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर टेम्परेचर सेम है, किसी किस्म की वेरिएशन नहीं आई। यहाँ 300 था तो अभी भी यहाँ पर 300 ही मिल रहा है। 200 यहाँ था तो 200 यहाँ पर है, 250 यहाँ पे था, 150, तो सेम टेम्परेचर आपको मिल रहा है। तो उसका मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसी किस्म का चेंज नहीं मिला आपको। तो इस तरह के प्रोसेस को हम स्टेडी फ्लो प्रोसेस कहेंगे। लेकिन अगर आपके पास यहाँ चेंज प्रोड्यूस हो गया, लेट्स सपोज यहाँ 300 है और यहाँ पर इवन 290 या 310 भी मिल गया, या इवन 301 या 299 भी मिल गया, तो चेंज आ गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इस तरह के प्रोसेस को फिर हम अनस्टेडी प्रोसेस कहेंगे। स्टेडी का अपोजिट अनस्टेडी है। याद रखिएगा कि स्टेडी प्रोसेस हम किसी एक खास लोकेशन की बात पे करते हैं, यानी कि हम कहते हैं इस पॉइंट पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर पॉइंट आपने चेंज कर लिया तो फिर स्टेडी फ्लो प्रोसेस नहीं होगा, फिर हमें यूनिफॉर्म फ्लो देखना पड़ेगा। सो हमारे पास स्टेडी फ्लो प्रोसेस है और अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस है। इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास बहुत सी डिवाइसेस हैं जो कि स्टेडी फ्लो प्रोसेस की बेस पर काम करती हैं, जिसमें हमारे पास टरबाइन हैं, पंप्स हैं, बॉयलर, कंडेंसर वगैरह हैं और हीट एक्सचेंजर हैं। ये सब, इनके बारे में जो स्टडी फ्लो इक्वेशंस हैं वो हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। तो हमारे पास स्टडी फ्लो कंडीशंस की बेस पर कुछ डिवाइसेस भी हैं ओपन सिस्टम में। स्टडी फ्लो प्रोसेस के बाद हमारे पास ये एक सिस्टम है, तो इसमें अगर आप देखें तो क्योंकि ओपन सिस्टम है तो फ्लो में ये मैं पहले बता चुका हूँ कि आपका जब फ्लो होगा तो मास और एनर्जी दोनों सिस्टम में इन भी होंगे और सिस्टम से आउट भी होंगे फ्लो करवाने के लिए। ना यहाँ पे एक नई टर्म हम, यहाँ पे हमारे पास एक नया टर्म या एक नया लॉ जिसको हम जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ था, और यहाँ पे हमारे पास एक जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली एक तरह की इक्वेशन है जिसमें हम 3 डिफरेंट बॉडीज को इक्वेट करते हैं। सिंपली अगर आप इसकी स्टेटमेंट देखें
If two bodies are in thermal equilibrium with the third body, they are also in thermal equilibrium with each other. अब अगर आपके पास दो बॉडीज हैं, कोई भी दो बॉडीज हैं, लेट्स सपोज एक ह्यूमन बॉडी है और एक थर्मोमीटर है। अब अगर थर्मोमीटर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर शो कर रहा है, लेट्स सपोज कोई भी टेम्परेचर, लेट्स सपोज 100 डिग्री शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो थर्मोमीटर है और जो ह्यूमन बॉडी है, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब अगर मैं सेम थर्मोमीटर यूज करूं और एक और ह्यूमन बॉडी को चेक करूं और उसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस आ जाए, तो क्या होगा? सॉरी, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, हाँ सेल्सियस में तो मसला हो जाएगा। अगर उसका भी फॉरन 100 डिग्री आ जाए, तो उसका मतलब कि ह्यूमन बॉडी 1 और ह्यूमन बॉडी 2 दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। ये तीनों जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी। सो नॉर्मली इसमें if A is equal to B and B is equal to C, then A is also equal to C। सिंपल सी इसकी स्टेटमेंट है। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद जो प्रॉपर्टी हम देखते हैं वो है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर को नॉर्मली डिफाइन करते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम। टेम्परेचर के लिए हमारे पास डिफरेंट स्केल्स हैं और टेम्परेचर जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। नॉर्मली आपके पास जितने भी टेम्परेचर स्केल्स हैं उनको हम किसी ऐसे रेफरेंस के साथ सेट करते हैं जिसको हम इजीली रिप्रोड्यूस कर सकें। और टेम्परेचर स्केल्स के लिए जो सबसे कॉमन रिप्रोड्यूस स्टेट्स हैं वो फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हैं, या फिर आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट। आइस पॉइंट मीन्स कि आपके पास वो टेम्परेचर जिस पर पानी लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म या आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और स्टीम वो पॉइंट है जहाँ पर वाटर लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म या फिर स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अगर दोनों में देखें तो दोनों आपके पास 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर हैं। मीन्स कि यहाँ पर एक प्रेशर की लिमिट रखी हुई है, क्योंकि प्रेशर की बेस पर फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर डिपेंड कर रहा होता है प्रेशर पे। सो आपको 100 डिग्री सेल्सियस जो है स्टीम पॉइंट है, या 0 डिग्री सेल्सियस आपका आइस पॉइंट है, और ये हमारे पास टेम्परेचर स्केल्स हैं। टेम्परेचर स्केल्स हमारे पास जो नॉर्मली हम यूज करते हैं वो है सेल्सियस स्केल, जो कि एसआई सिस्टम में हम यूज करते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल है जो इंग्लिश यूनिट है। इसके अलावा हमारे पास एक और है थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर स्केल, इसको हम कहते हैं। एक ऐसा टेम्परेचर स्केल जो किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पर डिपेंड ना करे। A temperature scale that is independent of properties of this substance। तो जो थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर स्केल है वो हमारे पास दो हैं। केल्विन आपने पहले पढ़ा हुआ होगा। केल्विन स्केल एसआई में हम यूज करते हैं, एसआई सिस्टम में। केल्विन को फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपल सेल्सियस में प्लस 273.15 ऐड कर लेते हैं। हमारे पास एक और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल है जिसको हम रैंकाइन स्केल कहते हैं। और रैंकाइन स्केल ब्रिटिश सिस्टम या इंग्लिश यूनिट सिस्टम में है, और इसके लिए हम फ़ारेनहाइट में 459.67 ऐड करेंगे। नॉर्मली इन दिस कोर्स हम सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट यूज करेंगे। रैंकाइन इतना हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। इसमें चेंज इन केल्विन और चेंज इन दी, अगर आपको टेम्परेचर केल्विन में है या टेम्परेचर आपको सेल्सियस में है, तो दोनों का चेंज सेम होगा। और अगर आपको रैंकाइन में टेम्परेचर है और आपके पास फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है, तो अगर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो वो भी सेम होगा। इस तरह हम टेम्परेचर को चेक कर लेते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक और नई प्रॉपर्टी प्रेशर को स्टडी करेंगे और चेक करेंगे कि प्रेशर को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो तो आप मैसेज या ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।